अब इन सब पे टूट पड़ा। Lökerler. Ya Allah. Ya Allah. Alper! Osman! Alper! Lökerler! Beyim. Yar Kuzey! Halim. Halim. Sofya.
Sofya. Sofya. İyi Sultan. İyi Sultan. Paşa. Kara Osman'ın Bala. Ya Allah. Hadi. Ahalime zulmettiniz. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड का आगाज बेहद दिलचस्प और रोमांचक होता है। वजीर सलाहुद्दीन अपने वफादार साथियों के साथ खड़ा होता है और उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही होती है। उसकी नजरें एक ऐसे इंसान पर टिक जाती हैं जिसने अपने ही खून का कत्ल किया है। वह अपने ठहरते हुए लहजे में कहता है, कराकोश, तुम वक़्त पर पहुंचे हो। तुमने हमारे लिए अपने भाई का खून बहाया है और मैं इस कुर्बानी को कभी नहीं भूलूंगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कराकोश की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है और वह जवाब देता है, आपकी शराफत और रहमदिली के सामने मैंने कुछ भी नहीं किया है। दरअसल इस सब के बाद भी आप ही हैं जो गोक बोरू की जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया के मुस्तहक हैं। इतना सुनते ही एथस आगे बढ़कर कहता है, मेरे सुल्तान, मैं आपके फैसले की मुखालिफत नहीं कर सकता, लेकिन वजह कुछ भी हो, मैं उस गद्दार की सिर्फ कैद और खाना खिलाना कबूल नहीं कर सकता जिसने आपकी जान लेने की कोशिश की थी। बोरो गहरी सांस लेते हुए कहता है, थरे साहब, हर किसी को तौबा करने और दूसरा मौका मिलने का हक है। एथस का चेहरा तन जाता है। वह तीखे लहजे में जवाब देता है, अगर यही बात है तो आपने यह हक ताजिर राकीब को क्यों नहीं दिया? हम यह कैसे यकीनी बनाएं कि वो हमें दोबारा धोखा नहीं देगा?
वजीर सलाहुद्दीन अपने शांत स्वभाव के साथ आगे आता है और कहता है, एथस, गोग बोरू उस जैसा गद्दार नहीं है। उसे सिर्फ हमारे खिलाफ भड़काया गया है। अगर हम गु मुश्किल के बारे में सच्चाई उजागर करते हुए गोग बोरू को अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो गए, तो वह हमारे मकसद का सबसे बड़ा वफादार बन जाएगा। इसी लम्हे खलील तेजी से आता है और कहता है, शाम से बुरी खबर आई है। सबके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आती हैं। खलील एक चिट्ठी वजीर सलाहुद्दीन के हाथ में रखता है। सलाहुद्दीन चिट्ठी को खोलकर पढ़ते ही खड़े हो जाते हैं और उनके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजून। उमर मुल्ला हजरत शहीद कर दिए गए हैं। यह सुनते ही पूरा माहौल गमगीन हो जाता है। सभी की आंखें भर आती हैं और हर कोई इस हादसे पर सदमे में आ जाता है। दूसरी तरफ जमुर्दा दवा लेकर शमसा खातून के पास आती है। वह शमसा को दवा पिलाने ही लगती है कि फातिमा खातून कहती हैं, रुको, सबसे पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं। जमुर्दा चौंक कर उनकी ओर देखती है और परेशान होते हुए कहती है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है वालिदा? फातिमा खातून की आंखों में संदेह झलकता है और वह कहती हैं, हमें शक है कि शमसा खातून को जहर दिया गया है। जमुर्दा की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। वह गहरी सांस लेते हुए कहती है, क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं? फातिमा खातून गंभीर लहजे में जवाब देती है, यह महल है, यहां हर किसी को सावधान रहना पड़ता है। हमें यकीन करना होगा कि तुम बेगुनाह हो। तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। जमुर्दा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह मजबूती से दवा का प्याला उठाती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पी जाती है। कुछ देर के लिए पूरा महल सन्नाटे में डूब जाता है, लेकिन जमुर्दा की हालत वैसी ही बनी रहती है जिससे फातिमा खातून के चेहरे पर राहत झलकती है। इधर वजीर सलाहुद्दीन गुस्से में आग बबूला होते हुए कहते हैं, वह मुनाफिक गु मुश्किल काफिर सलीबियों से भी बदतर है। मुझे यकीन था कि वह ऐसा गुनाह करेगा जो रहमान के अर्श को भी हिला देगा। बोरो आगे बढ़कर कहता है, वह सुल्तान नूरुद्दीन की हर याद पर हमला कर रहा है। उसकी नफरत सिर्फ हमसे नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों से है। सलाहुद्दीन एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं, अब बस एक ही रास्ता बचा है, उसे मारना होगा। मैं उसे उसके ही तरीके से खत्म करूंगा। बोरो हैरानी से पूछता है, क्या करने का इरादा है मेरे सुल्तान? सलाहुद्दीन अपनी तलवार को मजबूत पकड़ते हुए कहते हैं, मैं उसे धोखा दूंगा। मैं उसके खिलाफ साजिश रचूंगा। अब मेरी कब्र खोद दो और ऐलान कर दो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मर गया है। यह सुनते ही उनके सभी साथी चौंक जाते हैं। अली सवाल करता है, मेरे सुल्तान, आप ये क्या कह रहे हैं? सलाहुद्दीन मुस्कुराकर जवाब देते हैं, सहारा के शिकारी कभी कभी अपने शिकार को फंसाने के लिए मरने का नाटक करते हैं। अब वही चाल मैं भी चलूंगा। नतीजा, पूरा महल इस खबर से हिल जाता है कि वजीर सलाहुद्दीन अय्यूबी शहीद हो गए हैं। महल के अंदर फातिमा खातून और शमसा खातून गहरे गम में डूब जाती हैं। काजी फाजिल रोते हुए कहते हैं, या अल्लाह, अब उम्मत का क्या होगा? पहले सुल्तान नूरुद्दीन और अब सलाहुद्दीन भी चले गए। लेकिन इस साजिश के पीछे एक गहरी योजना छुपी होती है जिसे सिर्फ सलाहुद्दीन और उनके सबसे भरोसेमंद लोग जानते हैं। वह दुश्मन को धोखा देने के लिए अपनी मौत का नाटक कर रहे हैं और इस खेल में आगे क्या होने वाला है यह कोई नहीं जानता। नाजरीन, इस रोमांचक मोड के साथ हम इस एपिसोड का अंत करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां इस कहानी में नए उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले एपिसोड्स आसानी से मिल सकें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड का आगाज बेहद दिलचस्प और रोमांचक होता है। वजीर सलाहुद्दीन अपने वफादार साथियों के साथ खड़ा होता है और उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही होती है। उसकी नजरें एक ऐसे इंसान पर टिक जाती हैं जिसने अपने ही खून का कत्ल किया है। वह अपने ठहरते हुए लहजे में कहता है, कराकोश, तुम वक़्त पर पहुंचे हो।
तुमने हमारे लिए अपने भाई का खून बहाया है और मैं इस कुर्बानी को कभी नहीं भूलूंगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कराकोश की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है और वह जवाब देता है, आपकी शराफत और रहमदिली के सामने मैंने कुछ भी नहीं किया है। दरअसल इस सब के बाद भी आप ही हैं जो गोक बोरू की जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया के मुस्तहक हैं। इतना सुनते ही एथस आगे बढ़कर कहता है, मेरे सुल्तान, मैं आपके फैसले की मुखालिफत नहीं कर सकता, लेकिन वजह कुछ भी हो, मैं उस गद्दार की सिर्फ कैद और खाना खिलाना कबूल नहीं कर सकता जिसने आपकी जान लेने की कोशिश की थी। बोरो गहरी सांस लेते हुए कहता है, थरे साहब, हर किसी को तौबा करने और दूसरा मौका मिलने का हक है। एथस का चेहरा तन जाता है। वह तीखे लहजे में जवाब देता है, अगर यही बात है तो आपने यह हक ताजिर राकीब को क्यों नहीं दिया? हम यह कैसे यकीनी बनाएं कि वो हमें दोबारा धोखा नहीं देगा? वजीर सलाहुद्दीन अपने शांत स्वभाव के साथ आगे आता है और कहता है, एथस, गोक बोरू उस